आज फोर्टिस मोहाली अस्पताल के डॉक्टर कुलदीप ठाकर, कंसल्टेंट हेड नेक ऑन्को सर्जरी, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने रोबोट एडेड सर्जरी के माध्यम से 79 इयर्स महिला की स्टेज 3 ट्रांसफर कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज किया है। आओ देखते हैं एक रिपोर्ट। 80 साल के हैं, तो हमें सिमिलरली ये भी देखना कि कोई भी कैंसर सर्जरी थोड़ी लंबी होती है, उससे पेशेंट के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। सो हमें उस तरीके से उनकी जो बेसिकली सर्जरी थी उसको उस तरीके से बनाना था ताकि उनको भी कोई नुकसान ना होगी। सो हम लोगों ने उनके लिए जो सर्जरी ऑफर की वो ये थी, जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक असिस्टेड लेटरल ओरोफेरेंजेक्टमी, रेडिकल ओरोफेरेंजेक्टमी। जो कैंसर सर्जरीज होती है इसमें बेसिकली होता क्या कि जितना हमें ट्यूमर इसमें दिख रहा है, हमें उसके साथ एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर मार्जिन और भी लेनी होती है साथ में, क्योंकि जितना ट्यूमर है वो तो हमें दिख रहा है, बट उसकी जड़ें कितनी डीप गई हुई है वो हमें मालूम नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके अराउंड 1 सेंटीमीटर नॉर्मल मार्जिन लेते हैं। सो ये जो ना ये सर्जरी दिस इज फिजिबल ओनली थ्रू रोबोटिक टेक्निक, क्योंकि उसकी जो हाई डेफिनेशन कैमरास होते हैं, 3D विजन होता है। जब हम सर्जरी करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम मुंह के अंदर बैठ के सर्जरी कर रहे हैं। सो इसकी प्रिसीजन इतनी ज्यादा होती है। सो वी डिड दिस सर्जरी एंड आप ये देख सकते हो, दिस इज पोस्ट ऑपरेटिव डे 3। जब हमने उनको तीसरे दिन हमने उनको डिस्चार्ज किया तो उस समय की ये पिक्चर थी। तो तीसरे दिन हम जो है ना उनको मुंह से पानी शुरू कर दिया था हमने, हालांकि हमने फीडिंग ट्यूब लगाया था। उसका रीजन ये था कि हम नहीं चाहते कि न्यूट्रिशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो, राइट। सो और अभी 6 मंथ्स के बाद शी इज इन माय फॉलोअप, शी इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ डिजीज एंड एंजॉयिंग हर लाइफ। मतलब उनको देख के ऐसे लगता नहीं कि कुछ ऐसी सर्जरी हुई थी, उनकी स्पीच बढ़िया, उनको सोलो अच्छा है। सो हमारे बेसिकली जो टारगेट थे ये थे, सबसे पहला ये था कि ट्यूमर एडिक्वेटली निकलना चाहिए। तो हम लोगों ने ट्यूमर एडिक्वेटली निकाला और जो 15 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आई थी उसमें सारी मार्जिन फ्री थी, ठीक है जी। उसके बाद स्पीच, उनका बोलना बिल्कुल ठीक था, किसी को पता नहीं चलता कि कब वो सर्जरी हुआ था। हमने डे 3 पे डिस्चार्ज कर दिया था। स्वॉलो, खाना बिल्कुल ठीक खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं। ये जरूर है कि पहले कुछ 10 दिन में थोड़ा सा नेजल रिगर्जिटेशन होता है, जो हम पानी पीते हैं नाक से बाहर निकलता है, बट इवेंचुअली आफ्टर 2-3 वीक जब पूरा हीलिंग होता है उसका पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीता है। और एस्थेटिक आप देख सकते हो इस पेशेंट का, आफ्टर 6 मंथ्स एवरीथिंग इज परफेक्टली। हमने इनका सर्जरी किया था टॉन्सिल का, प्लस नेक डिसेक्शन किया था। हम लोग नेक डिसेक्शन भी रोबोटिकली करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, बट इनका हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें एडिशनल 3 आवर्स लगे हैं जो कि ये पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हमने नेक डिसेक्शन जस्ट एक 5 सेंटीमीटर इंसिजन से किया, आप देख सकते हो। सो उनके नेक नोड्स भी फ्री थे, प्लस प्राइमरी ट्यूमर भी फ्री था। सिमिलरली ये कुछ पेशेंट है जो मैंने अभी 10 दिन पहले ऑपरेट किए हैं, आप देख सकते हो। सेम टॉन्सिलेक्टमी बेसिकली रेडिकल टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं इसको, या लेटरल ओरोफेरेंजेक्टमी बोलते हैं, जो रोबोटिक असिस्टेड करते हैं, प्लस नेक में इंसिजन लगाए। 10 दिन हुए, ये कंफर्टेबल आप देख सकते हो। इनको कोई किसी भी तरीके की फीडिंग ट्यूब नहीं है लगी हुई, ये मुंह से कंफर्टेबली खा रहे हैं, देखो है ना, इज डूइंग कंफर्टेबल। सिमिलरली अनदर पेशेंट लाइक दिस, और छोटा सा टॉन्सिल ट्यूमर है जो हमने भी ऑपरेट करना है इस वीक। तो इसके अलावा हम लोग, ये तो टॉन्सिल है जिसके लिए बहुत ही बढ़िया ये टेक्निक बहुत अच्छी है। उसके अलावा बेस ऑफ टंग में भी करते हैं, प्लस हम कुछ नेक ट्यूमर्स भी ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें थायराइड करना है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे नेक पे कोई भी इंसिजन नहीं चाहिए, तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, चेस्ट में 5 इंसिजन देते हैं, वो 1-1 सेंटीमीटर के इंसिजन होते हैं जो फ्रंट पे, फिर यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं नेक की तरफ, देन वी ऑपरेट। सिमिलरली जैसे नेक डिसेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, शी वाज अ लेडी अराउंड 55 इयर्स ओल्ड, छोटा सा ट्यूमर था टंग में। सो नेक में कोई नोड्स नहीं थे, बट ऑब्वियसली टंग कैंसर पहले नेक में जाएगा, तो मैं नेक बेसिकली हमें कैंसर के साथ नहीं चलना, उससे एक स्टेप आगे चलना है। तो इससे पहले कि वो गले में जाए, हमें पहले गले के नोड्स सारे निकालने। सो इनका ये कंसर्न था कि मुझे नेक पे कोई भी इंसिजन नहीं चाहिए। सो व्हाट वी डिड, मुंह का जो कैंसर टंग का तो हमने इजीली मुंह से कर दिया, कोई एक्स्ट्रा चीरे की जरूरत नहीं है। बट जो नेक था वो हमने फिर रोबोटिक असिस्टेड नेक डिसेक्शन किया, मींस हम चेस्ट से ऊपर किया। आप यहाँ देख सकते हो ये नेक है जिसमें हमारा रोबोट चेस्ट से ऊपर गया हुआ है, देयर इज नो इंसिजन ऑन नेक। सो और इसमें अगर आप प्रिसीजन देखोगे इतना है, ये मैं नेक सर्जरी कर रहा हूँ चेस्ट से ऊपर, तो आप देख सकते हो इसमें जो ये हमारा जो जब हम ऐसे करके क्लिंच करते हैं तो हमारी ये प्लेटिस्मा मसल्स होती है, वो ये प्लेटिस्मा मसल ऊपर स्किन के नीचे देखिए, आप इजीली देखो फाइबर्स देख सकते हो। सो इसमें किसी भी तरीके का ट्रॉमा नहीं होता है। मोर ओवर जनरली जो नेक डिसेक्शन करते हैं उसमें तकरीबन 40 से 50 ml ब्लड लॉस होता ही है विद बेस्ट हैंड्स। इस टेक्निक में आप इमेजिन नहीं करोगे, जस्ट 2 न्यूरोपैथी डाली थी वो सोखती,
So that means the total blood loss was hardly 5 to 7 ml. और इसको हमने डे 3 पे डिस्चार्ज कर दिया. शी इज फ्री ऑफ डिजीज. उसको पता नहीं चल रहा कि कोई किसी तरीके की सर्जरी हुई है. So ये सारी जो बेसिकली पॉसिबिलिटी है इस तरह की जो रिजल्ट देने हैं वो बेसिकली जो एडवांस सिस्टम जो हमारे पास है डा विंची एक्सेल सिस्टम है उससे पॉसिबल है, ऑब्वियसली विद बेस्ट हैंड्स. सो लिटिल 10 मिनट में आपके सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर के बारे में लूं कि हम लोग पहले हर कोई बात करते थे कि लंग कैंसर है, बच्चादानी का कैंसर है, बच्चादानी के मुंह का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, सब लोग इसके बारे में बात करते थे. हेड एंड नेक कैंसर के बारे में कोई बात नहीं करता था. उसके रीजंस है. एक तो हेड एंड नेक सुपर स्पेशलिटी किसी को पता नहीं कि क्या चीज है ये. काफी सारे हमारे मीडिया बंधुओं को भी हेड एंड नेक सुपर स्पेशलिटी बेसिकली ईएनटी कैंसर्स के लिए होती है. जब हम कुछ बोलते हैं हेड एंड नेक कैंसर सर्जन है, दैट मींस वो ईएनटी कैंसर सर्जरी परफॉर्म करता है. उनका ईएनटी के बाद 3 इयर्स एक्स्ट्रा एक अलग से सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है जो करते हैं जिसमें हम सिर्फ ईएनटी कैंसर्स के बारे में पढ़ते हैं. तो हेड एंड नेक कैंसर नई स्पेशलिटी है. एंड रिसेंटली हमारे देश में क्योंकि टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, अल्कोहल ये 3 कारण 95% है हमारी कंट्री में, बहुत ज्यादा है. तो इन टर्म्स ऑफ केसेस में वर्ल्ड वाइड काफी सारे केसेस आते हैं, तकरीबन 9 लाख नए केसेस आते हैं. ये भी तब है जो केसेस रिपोर्ट होते हैं. हमारे देश में कितने कैंसर केसेस रिपोर्ट होते हैं? बहुत कम कैंसर रिपोर्ट होते हैं. सो अल्टीमेटली ये जो डेटा है ये बहुत कम है, एक्चुअल में नंबर इससे काफी ज्यादा है. बट अगर आप देखोगे मेजोरिटी जो ओरल कैंसर है पर्टिकुलरली वो सबसे ज्यादा हमारे देश में होते हैं. सो अगर हम ये बोले कि आप मतलब उसके हिसाब से हमारा देश जो है ना ओरल कैंसर की राजधानी है तो मैं गलत नहीं बोलूंगा. इनफैक्ट पूरे हेड एंड नेक कैंसर भी जो 100 नए कैंसर हर साल डायग्नोज होते हैं उसमें 20 कैंसर सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर होते हैं, जिसमें 16 कैंसर सिर्फ मुंह के कैंसर होते हैं. इनकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनको बहुत इजीली डायग्नोज किया जा सकता है. हमें कोई ऐसे बहुत ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं होती है. आपने बस एक नियर बाई ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना, उसने चेक करना है, वही आपको बता देगा कि इसमें कैंसर है कि नहीं है. छोटी सी बायोप्सी लेके और बस हो गया. इसमें कोई ऐसे बहुत एक्सटेंसिव टेस्ट की जरूरत नहीं होती, कोई मार्कर्स की जरूरत नहीं होती है. तो अगर हम उसको रोबोटिक सर्जरी से इलाज करते हैं तो जैसे पेशेंट हमारे पास आया था वैसे ही वो वापस जाएगा. द मोमेंट ट्यूमर एडवांस हो जाता है उसमें रोबोटिक सर्जरी पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैल गई है, बोन्स कट करनी होती है या कुछ एक्सटेंसिव टिश्यू डिसेक्शन होता है. सो हम लोग जो रोबोटिक सर्जरीज अभी कर रहे हैं वो है अर्ली बेस ऑफ टंग एंड टॉन्सिल कैंसर. हार्डली आप 2 से 3 सेंटीमीटर का जो लीजन है उसको बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं. इसलिए हम उनको वैसे ही रिजल्ट देते हैं जैसे वो हमारे पास आए थे वैसे ही वापस जाएंगे. इसके अलावा एपिग्लोटिस थ्रोट कैंसर है, अगर एपिग्लोटिस में कैंसर है उसको हम कर सकते हैं. रिकरेंट ट्यूमर इस एरिया में गले में, क्योंकि उसमें हम दोबारा रेडिएशन नहीं दे सकते तो उसमें इलाज एक रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि रोबोटिक आर्म्स मुंह से अंदर तक जा सकती है तो इसलिए हमें कुछ एक्सटर्नल कट की जरूरत नहीं होती है. अर्ली थायराइड कैंसर बहुत कॉमन है आजकल, जिसकी गांठ जनरली सामने होती है और डिटेक्शन रेट बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं क्योंकि अच्छे अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज हैं. अगर कोई अपने गले में कट नहीं चाहता है तो उसके लिए हम रोबोटिक सर्जरी से चेस्ट से जाते हैं और 1 सेंटीमीटर के 4 इंसिजन देते हैं जो बाद में विजिबल भी नहीं होते हैं. सो उसमें हम करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे जीभ का कैंसर है, हमें पता हम जीभ का कैंसर मुंह से कर सकते हैं. वो अगर गले में नहीं चाहता तो जो गले में नोड्स हैं, जो गांठें हैं, वो हम लोग चेस्ट से निकालते हैं ऊपर जाके. सो ये एक और इंडिकेशन रहती है. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही अंडर रिपोर्टेड है या बहुत अनरिकॉग्नाइज्ड है, वो है आजकल आपने सुना होगा कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसको नींद आ गई. लेकिन हम लोग इस बारे में कभी बात नहीं करते कि उसको नींद क्यों आई. हमारे देश में कितने लोग, करोड़ों लोग रोज ड्राइव करते हैं, सबको नींद क्यों नहीं आती है? नींद उसी को आता है जिसकी रात की जो नींद थी वो क्वालिटी नींद नहीं थी. तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप एपनिया, डिस्टर्ब स्लीप, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. बहुत ज्यादा खराटे आना, सुबह मॉर्निंग में उठ के उसको अर्ली मॉर्निंग हेडेक रहना, अगले दिन अगर अपना ड्यूटी पे जॉब पे कंसंट्रेशन का ना होना, और खाना खाते हैं, लंच करते हैं, लंच के बाद थोड़ी देर 5 मिनट बैठे और एकदम से नींद आनी शुरू हो जाती है, या पूरे दिन पर ऐसे नींद में रहना. दैट मींस उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है. सो वो एक पूरे तरीके से क्यूरेबल है. मोस्टली जो ओबीस पेशेंट होते हैं जिनका बीएमआई 30-32 से ज्यादा होता है वो लोग ससेप्टेबल होते हैं. तो अगर आपका लाइफ पार्टनर ये बोलता है कि आप रात को खराटे ज्यादा मारते हैं और आप साथ में बीच में सांस भी रुकता है तो उन लोगों को अपने जो भी नियरेस्ट स्लीप सर्जन है उनके पास जाना चाहिए. एक स्लीप स्टडी होती है, एग्जामिनेशन होता है, उनको रोबोटिक सर्जरी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं. जस्ट 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरे दिन वो डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं. फेस पे कोई कट नहीं आता है, रोबोटिक आर्म्स अंदर डाल के हम लोग रास्ता खुला करते हैं. वो एक और इंडिकेशन है. एडवांटेजेस क्या है रोबोटिक सर्जरी की? मिनिमली इन्वेजिव है, कोई चीरा नहीं लगता एक्सटर्नल, सब कुछ हम अंदर से जो नेचुरल ओपनिंग्स है जैसे मुंह है तो मुंह से ही कर रहे हैं.
प्रिसीजन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू है, स्टीरियोस्कोपिक व्यू है। हम छोटे से छोटी वेसल इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ब्लीडिंग कम होती है, टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, अननेसेसरी कटिंग नहीं होती है कहाँ पे भी, अननेसेसरी स्ट्रेचिंग कहीं पे नहीं होती है। और उसके अलावा पेशेंट को इमीडिएट, पेशेंट जैसे हमने आज ऑपरेट किया, कल पेशेंट चलता है, परसों छुट्टी हो जाती है। तो अर्ली मोबिलाइजेशन एक और इम्पोर्टेंट है। और जो स्कार है वो बिल्कुल छोटा होता है। अगर हम जैसे नेक सर्जरी चेस्ट से कर रहे हैं, छोटा स्कार होता है जो दिखता नहीं है। तो इसलिए इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जिस चीज को हम नॉर्मली विदाउट रोबोट के पॉसिबल नहीं है, या सर्जरी करना पॉसिबल नहीं। थैंक यू वेरी मच। वो जो नॉर्मल सर्जरी की कॉस्ट होती है उसके ऊपर से आई थिंक 40,000 पर आर्म होती है। तो 3 आर्म यूज करते हैं तो 1,20,000 रोबोटिक आर्म्स की कॉस्ट ऊपर से होती है नॉर्मल सर्जरी के ऊपर। सर क्या कैंसर का क्या इंडिया और वर्ल्ड में क्या स्टेटस है कैंसर डिसीज? सर अगर वर्ल्ड में अगर कैंसर डेटा आप लेते देखोगे जो 2023 का डेटा है, ग्लोबोकॉन डेटा, ग्लोबोकॉन WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा निकालता है। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि जो टोटल हेड एंड नेक कैंसर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 9 लाख केसेस आते हैं पर ईयर, हर साल में। बट हमारे देश में जो डेटा है वो तकरीबन 2.5-3 लाख, बट ये एक्चुअल में डेटा बहुत कम है क्योंकि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि हम काफी सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर डायग्नोज होता है बट वो रिपोर्ट नहीं हुआ वो पता है। तो इसमें अगर आप हमारे देश में देखोगे तो तकरीबन आप देख सकते हो 2,70,000 नए केसेस जो हमारे पास डेटा है, बट एक्चुअल में नंबर इससे कहीं ज्यादा है, मे भी हो सकता है 20-30% ज्यादा हो। तो 2,70,000 केसेस हमारे देश में सिर्फ ENT कैंसर के रिपोर्ट होते हैं हर साल, और अप्रोक्सीमेटली 15% जो डेथ्स होती है वो ENT कैंसर की वजह से होती है हर साल। प्रिकॉशंस के लिए क्या है, क्या क्या करना है? सर प्रिकॉशन में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो 95% कॉजेस हैं टोबैको, अल्कोहल और स्मोकिंग। तो सबसे पहले तो उस चीज का सेवन बंद करें। दूसरा, हमारे पास सफिशिएंट डेटा है, उसमें ये बताया गया है कि अगर इन चीजों को कोई अवॉइड करता है तो उनका जो कैंसर का रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है 10 से 15 साल के बीच में। मतलब एक नॉन स्मोकर को जितना कैंसर का रिस्क है उतना कैंसर का रिस्क होने का लगभग 10 से 15 साल लगते हैं। सो अगर हम अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको बंद करते हैं 95% केसेस में हम वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा शार्प टीथ अगर आते हैं तो डेंटिस्ट से उसको ठीक कर सकते हैं। इल फिटिंग डेंचर है उसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा लाइफस्टाइल अगर हम हेल्दी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स ज्यादा, हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह अगर अपने फूड में अगर ज्यादा लें तो वो चीज़ सेहत के लिए बहुत जरूरी रहती है।